क्या कभी आपने जंगल की आग देखी है? देखी नहीं होगी तो इसके बारे में इंटरनेट पर तो कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा। जंगल की आग में कोई एक छोटी सी चिंगारी किसी सूखे पेड़ को जलाना शुरू करती है, लेकिन उसके आसपास के पेड़ भी उसकी आग पकड़ लेते हैं। ऐसे में आग एक पेड़ से दूसरे पेड़ को होती हुई पूरे जंगल को जला देती है। जरा सोचिए, अगर पेड़ों के पास पैर होते तो बगल वाले पेड़ में आग लगने पर वो पेड़ दूर हट जाता ताकि उसकी शाखाएं आग न पकड़ लें। अगर ऐसा होता तो जंगल हमेशा सुरक्षित रहता। आप भी सोच रहे होंगे कि हम आखिर इस पर क्यों बात कर रहे हैं। इसका सीधा संबंध श्रीलंका क्राइसिस से इंडिया में पड़ने वाले इम्पैक्ट से है। दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर हमारे पड़ोस में आग लग सकती है तो क्या हम चैन की नींद सो सकते हैं? अगर हम भारत और श्रीलंका की तुलना करें तो हम देखेंगे कि कुछ मामलों में ये दोनों देश बिल्कुल एक जैसे हैं। एक ऐसे ईस्टर बम धमाकों और कोविड पैंडेमिक ने श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। 2018 में श्रीलंका के जीडीपी में टूरिज्म का योगदान 5.6% था, जो कि 2020 तक गिरकर 0.8% रह गया था। भारत की इकोनॉमी में भी टूरिज्म का बड़ा योगदान है। 2019 में भारत की जीडीपी में टूरिज्म का हिस्सा 9.3% था। भारतीय टूरिज्म इंडस्ट्री अभी भी कोविड पैंडेमिक में हुए नुकसान से उभरने की कोशिश कर रही है। जिस तरह श्रीलंका ने अपने यहाँ टैक्स रिफॉर्म्स किए, वैसे ही भारत भी अपने टैक्स स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने जा रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि श्रीलंका ने अपने टैक्स रिफॉर्म्स के चक्कर में वैट को घटाकर 8% कर दिया था और ऐसे ही उसने अपने कॉर्पोरेट टैक्स को 28% से घटाकर 24% कर दिया था। ऐसे ही श्रीलंका ने पे एज यू अर्न यानी कि PAYE टैक्स और 2% नेशन बिल्डिंग टैक्स भी खत्म कर दिया। इसका असर ये हुआ कि श्रीलंका में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स 33.5% कम हो गए, जिससे सरकार की आमदनी घटी और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, भारत भी अपने टैक्स स्ट्रक्चर में बहुत जल्द कुछ बड़े बदलाव करने जा रहा है। भारत में कुछ ही साल पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST लागू हुआ है। इसके साथ ही भारत ने अपने बेस कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया है। वहीं अब देश में 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 100% टैक्स छूट है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मार्च 2022 तक भारत का विदेशी कर्ज 620.7 बिलियन US डॉलर तक पहुंच चुका था। वहीं बिहार, केरला, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल देश के ऐसे टॉप 5 राज्य हैं जिन पर सबसे ज्यादा विदेशी कर्ज है। RBI का अनुमान है कि 2026-27 तक पंजाब का GDP रेशियो 45% से बढ़ जाएगा। कैसे राजपक्षे ने श्रीलंका में केमिकल फर्टिलाइजर बैन करके उसके एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद कर दिया। श्रीलंका में अनाज की कमी हो गई और महंगाई ने आसमान छू लिया। हमें भी इस बात से ये सबक लेना चाहिए कि अब फूड प्रोडक्शन के मामले में आत्मनिर्भर बनने का वक्त आ गया है। देश के मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अनुसार कोविड पैंडेमिक के दौरान देश के सरकारी गोदामों में रखा 1500 टन अनाज सिर्फ इसलिए सड़ गया क्योंकि हमारे पास उसे रखने की ठीक व्यवस्था नहीं थी। दोस्तों, जरा सोचिए कि इस वक्त जहां हमारा पड़ोसी देश दाने दाने को मोहताज है, वहीं हमने 1500 टन अनाज बर्बाद कर दिया। हमें तुरंत इस बर्बादी को रोकने की जरूरत है। कैसे रशिया यूक्रेन वॉर का असर श्रीलंका पर भी पड़ा। रशिया श्रीलंका की चाय का दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर है। श्रीलंका की टूरिज्म की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा रशियन टूरिस्ट से ही आता है। भारत में भी टूरिज्म और चाय की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो इस वॉर के कारण प्रभावित हुई है। वही बात अगर ऑयल सप्लाई की करें तो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण करीब 3 महीने पहले भारत ने फ्यूल क्राइसिस का सामना किया। उस वक्त भारत के पास सिर्फ 74 दिनों का रिजर्व ऑयल स्टोरेज बचा था। ऐसे ही कोल शॉर्टेज के कारण भारत पर पावर क्राइसिस का भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं भारतीय रुपये की लगातार गिरती कीमत उसके लिए चिंता की बात है। दोस्तों, जब भी रुपए की कीमत गिरती है तो इसका सीधा असर भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स पर पड़ता है। हम अगर भारत की महंगाई की बात करें तो श्रीलंका की तरह भारत में भी महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। दोस्तों, वहीं भारत ने 2025 तक $1 ट्रिलियन के गुड्स प्रोड्यूस करने का गोल रखा है। इसके लिए भारत को अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तेज करके एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। तभी भारत के पास अपनी फॉरेन डेट लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स होंगे। इस वक्त श्रीलंका में भूखमरी और बेरोजगारी के कारण
कई श्रीलंकन्स रेफ्यूजीज ने भारत में शरण ले रखी है। ये भी भारत के लिए एक चिंता का विषय है। दोस्तों, श्रीलंका की हालत जल्द से जल्द सुधरे, ये भारत के लिए भी जरूरी है, क्योंकि भारत अपने जो भी प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट यानी विदेशों में भेजता है, उसमें से ज्यादातर माल समुद्र के रास्ते से ही होकर जाता है। इसके लिए हमें कोलंबो पोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। अगर कोलंबो पोर्ट के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो इसका सीधा असर भारत की कार्गो इंडस्ट्री पर पड़ेगा, जिससे भारत में भी कई चीजों के रेट्स बढ़ जाएंगे। इसलिए भारत की भलाई इसी में है कि भारत श्रीलंका को इस संकट से उभरने में मदद करे। वहीं अगर इन्वेस्टमेंट की नजर से देखें तो भारत ने श्रीलंका में बहुत सारा पैसा एफडीआई के जरिए इन्वेस्ट कर रखा है। जी हां दोस्तों, 2005 से 2019 के बीच भारत ने श्रीलंका में 1.7 बिलियन यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें श्रीलंका के टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग जैसे सेक्टर्स शामिल हैं। और आसान भाषा में कहा जाए तो श्रीलंका में अगर ऐसी अनस्टेबिलिटी बनी रही तो भारत में इंडियन ऑयल, एयरटेल, ताज होटल, टाटा कम्युनिकेशंस जैसी कई कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों, वैसे तो इंडियन इकोनॉमी श्रीलंकन इकोनॉमी के कंपैरिजन में कई बेहतर है और कहीं बेहतर लीडरशिप इंडिया के पास अवेलेबल है। फिर भी हमें और अच्छे तरीके से अपनी इकोनॉमी को संभालना होगा।